आज का जो बेटा पहला पॉइंट है वो यस हुक्स लॉ। एक बुक पीछे दे थोड़ा सा। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? हुक्स लॉ। हुक्स महोदय ने एक बहुत अच्छी सी बात बताई, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज अगर हमने एक रिजिड सरफेस ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने सपोज एक वायर ले लिया, जैसे कि पिछले दिन हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। सपोज वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने बोला क्या है? ए है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? नॉर्मल फोर्स। तो जाहिर सी बात है, ये आपका जो वायर है वो क्या करेगा? इलांगेट करेगा। क्या करेगा? मतलब इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, वायर में खिंचाव पैदा होगा, उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अगर हम फोर्स की वैल्यू को और बढ़ा दें, ये अप्लाइड फोर्स भी आप कह सकते हैं। कौन सा फोर्स कह सकते हैं आप? अप्लाइड फोर्स। उसका नेचर कैसा है? नॉर्मल फोर्स है, यानी कि हमने उसको नॉर्मली लगाया है। सरफेस के कैसा लगाया है? नॉर्मल लगाया हुआ है। तो आप सिंपल सी बात समझ जाइए, अगर हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इस वायर में एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप वायर ना लेते, यहाँ पे सपोज आप स्प्रिंग ले लेते, क्या ले लेते? जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते, स्प्रिंग की जो इलोंगेशन है, यानी कि जो लेंथ है स्प्रिंग की, क्या होती जाती? ऑब्वियसली बढ़ती जाती। यानी कि नियम आपको क्या मिल रहा है? नियम आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अप्लाइड फोर्स अप्लाइड applied force directly proportional to extension। किसके बराबर होता है? एक्सटेंशन। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ये आपका हुक्स लॉ है। क्या ये? पुराना हुक्स लॉ है। लेकिन जो नया हुक्स लॉ है, जो मॉडर्न हुक्स लॉ है, जरा हम उसकी बात करेंगे। तो मॉडर्न हुक्स लॉ क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हुक्स लॉ, stress produced in any particular spring or wire is directly proportional to strain, or stress equal to E into strain, where E is your proportionality constant and basically here called coefficient of elasticity। इसको क्या बोलते हैं हम? coefficient of elasticity। ओके। और stress upon strain is a constant। Stress upon strain is a constant। This is your modified form of Hooke's law। क्या है हमारा? Hooke's law का modified form है। आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक खास बात आप बेटा देखो कि आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उसी हिसाब से क्या पैदा होता है? इलोंगेशन होता है। स्प्रिंग की लेंथ में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन, यू गेट ए स्ट्रेट लाइन कर्व। आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप समझदार होंगे, क्योंकि जितना जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी अनुपात में क्या हो गया? एक्सटेंशन। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया उसी अनुपात में क्या हो गया? एक्सटेंशन। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते देखिए, ये सिस्टम सारा आपको क्या होता है? मैच करता हुआ चला जाता है। इसलिए आपको 45 डिग्री पर एक ग्राफ मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओम्स लॉ में मिला था 10th स्टैंडर्ड में, आपने पढ़ा था। Potential difference across any portion of the wire directly proportional to its current, and if we plot a graph between V and I, we get a straight line curve। जैसे वहां पर बेटे सिचुएशन थी ना, सेम सिचुएशन आपको यहाँ मिल रही है। एज इट इज, देयर इज नो चेंज। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो मैंने बता ही दिया, एक प्रकार से आपको हो ही गया, ठीक है। अगला हमारा आता है द पार्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ये अभी अभी हमने सीखा, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। स्ट्रेस इज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने सीखा था स्ट्रेस, हो गया। स्ट्रेन सीखा था। स्ट्रेन में हम लोगों ने सीखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आज हमें सबसे पहले पहला करना था, पहला हमारा पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली थ्री टाइप्स, कितने प्रकार का होता है? द फर्स्ट टाइप इज यंग मॉडुलस। Young's modulus of elasticity represented by capital Y। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, ये क्या है जरा इसके बारे में सीखेंगे। यंग मॉडुलस, ध्यान रखिएगा, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट दिस चैप्टर, दिस कंप्लीट यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी फेस करते हैं, then these units are very very important। हाँ, 7th यूनिट, 8th, 9th एंड 10th। अब ये समझ लो कि हम लोग फिजिक्स की जान पढ़ रहे हैं इस समय। जान मतलब मेन पॉइंट हमारा रन कर रहा है। सभी बच्चे खूब मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप क्लास में निसंकोच पूछेंगे, कोई डांट नहीं लगेगी, कोई मार नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगना है, सिर्फ पूछना है और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, हर चीज आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाएगी। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। वी कैन सी द वायर लाइक दैट, दिस हैविंग लेंथ L like that, this, okay, say cross sectional area is small a, there is a major difference between capital A and small a और capital and small, बहुत डिफरेंस होता है बेटा। तो ये चीज तुम्हें समझना है, कैपिटल का और स्मॉल का महत्व क्या है। जैसे आप क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन में कैपिटल C और स्मॉल L होता है, ऐसे नहीं होता कैपिटल C कैपिटल L होता है। ठीक है, तो अब कैपिटल में और स्मॉल में बहुत डिफरेंस है, इसलिए जब भी आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे हम बोल क्या रहे हैं, कैपिटल है स्मॉल है, अंतर जान लीजिए। अगर किसी यूनिट का, कोई यूनिट आपकी कैपिटल दी गई है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट। सिंपल सी बात है, वो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होती है। अगर कोई भी यूनिट या कोई भी वैल्यू वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है तो हमेशा कैपिटल में ही लिखी जानी है, ये पहचान है उसकी। अगर नेम ऑफ फिजिसिस्ट पर बेस्ड नहीं है, देन दे आर टेकन इन स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। आपको महत्व समझ में आ गया ना, कैपिटल और स्मॉल का बहुत महत्व है, ऐसा नहीं जो दिल चाहे वो बोल दिया। ओके, इफ यू अप्लाई a force like that, this one is your normal force, then there is a elongation. Suppose there is a elongation in the wire like that, this, and suppose now the length wire is say L dash. So change in length of the wire, L dash minus L, that is equal to delta L, as I told you in previous lecture. Okay, and there is also change in the area of the elongated wire। ये जो हमारा elongated वायर है, इस elongated वायर के एरिया में भी क्या आया है, चेंज आया है। एरिया क्या हुआ, घट गई है या बढ़ गई है, एरिया क्या हुआ इसका, घट गई है। एरिया, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, आप भली भांति जानते हो। अगर कोई भी चीज मोटा है उसको हम खींचते हैं तो लेंथ में इंक्रीज होगा, तो उसका क्या होगा, डायमीटर घट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप एक गिलास पानी लें, उस एक गिलास पानी को चाहे बकेट में रखें, चाहे उस एक गिलास पानी को आप थाली में डाल दें, चाहे उस एक गिलास पानी को आप बड़े से भगोने में डाल दें, तो क्या पानी बढ़ गया आपका? वाटर का वॉल्यूम सेम रहता है, सिर्फ उसके शेप में चेंजेस आते हैं, बिकॉज वो लिक्विड है।
चाहे वो, इसलिए सिर्फ उसके किस में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, देन अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस y इक्वल टू स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, stress to the, according to formula of stress, you know in previous class, force upon area, and the value of strain is change in length upon original length, change in length upon original, or you get y equal to, you know, f upon a, l upon delta l, p f upon a, this is force upon area is pressure, so you can write, एक फार्मूला तो आपका यही बन जाता है बेटे। दूसरा बन गया y इक्वल टू पी एल अपॉन डेल्टा एल, या आपका ये भी बन जाएगा पी एल अपॉन एफ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। देखिए फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी रेडियस एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमने एफ लिख दिया, ए के प्लेस पे क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, ऊपर क्या है एल और नीचे क्या है डेल्टा, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो एक बेटा फार्मूला ये बन गया, उसका चेंज रूप ये आ गया। फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, तो प्रेशर के रूप में फार्मूला आ गया। तो तीन फार्मूले बन गए यंग मॉडुलस के। जिस हिसाब से आपका प्रश्न आता है उस हिसाब का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। The SI unit of Young modulus is, you know, force upon area upon change in length upon original length। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया बेटा क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, मीटर अपॉन मीटर। भाई लेंथ की डेल्टा एल क्या, चेंज इन लेंथ, ऐसा यूनिट क्या बनेगी मीटर, एल क्या है लेंथ, मीटर, तो मीटर से मीटर, and you got the final formula Newton per meter square. This is also said to be Pascal and represented by capital P and small a. Pascal is the name of physicist. इसका नाम है फिजिसिस्ट, का नाम वैज्ञानिक का नाम है। In similar pattern, you can find out the dimension of Young modulus. The dimension of Young modulus क्या बनेगा बेटे, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। अरे बोलो भाई, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल अपॉन एल, ये कट गए, ये ऊपर चला गया, यहाँ की पावर क्या है +1 है, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 +1 -1 हो जाएगा, एंड यू गॉट एम एल -1 टी माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। ये क्या है, अब कोई डाउट है बेटा बताओ। किसी भी बच्चे को अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलो बेटा, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, सारी चीजें क्लियर होगी। एक खास बात जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है, तो ये है कि यंग मॉडुलस इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली। यंग मॉडुलस की कैलकुलेशन केवल और केवल इसमें किया जाता है, भूलना नहीं। मैंने केस कौन सा लिया है, वायर का। वायर कैसा होता है, सॉलिड। आई होप भूलोगे नहीं सभी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यंग मॉडुलस ऑलवेज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, किसमें आता है, सॉलिड के केस में आता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज योर बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय ये बल्क मॉडुलस क्या होता है? अगर हम बेटा बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो बेसिकली बल्क मॉडुलस आपका 3 चीजों में लागू होता है। किसमें लागू होता है? कौन कौन सी चीजें हैं वो? सॉलिड, लिक्विड और पहली चीज तो ये कॉमन है, ये तीनों में चलेगा। सॉलिड में भी, लिक्विड में, एज वेल एज, यानी कि तीनों स्टेट की अगर कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो ये तीनों में चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पर तो 1 नंबर वाली बात कर ले, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, दूसरा, अगर हम यंग और बल्क मॉडल्स की बात करते हैं और बॉडी हमारी परफेक्टली रिजिड है, कैसी बॉडी है? परफेक्टली रिजिड बॉडी है। ऐसे केस में जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? यंग मॉडुलस y and bulk modulus b for perfectly rigid body is always infinity। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1 नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात हमने बताई थी यंग मॉडुलस एप्लीकेबल ओनली सॉलिड, दूसरी मैंने बताई बल्क मॉडुलस एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 स्टेट्स as well as for perfectly, if we are talking about perfectly rigid body, in that case young modulus as well as bulk modulus for both cases is infinite। आई होप सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। अब हम अपने मेन केस पर आते हैं बेटे, आइए शुरू करते हैं। बल्क मॉडुलस होता क्या है? बल्क मॉडुलस B is defined as the ratio of normal stress to the volumetric strain। normal stress to the volumetric strain। normal stress to the volumetric strain। Suppose if we are taking a ball having volume, say हमने छोटी सी बॉल ले ली, हमने माना कि बॉल का वॉल्यूम कितना है? v है। वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, वी आर स्क्वेजिंग दिस बॉल। हमने इस बॉल को क्या किया? स्क्वेज किया। क्या किया? स्क्वेज, दबाया। देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज रिड्यूस एंड नाउ, पहले माना कितना था, अब कितना हो गया? देन v माइनस वी डैश इक्वल टू डेल्टा v। अब ये जो चेंज आया, ये जो चेंज नजर आ रहा है, दिस चेंज इज ओवर डेल्टा v। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस केस में वॉल्यूम घटा है या बढ़ा है? क्योंकि वास्तव में ये होना चाहिए ना, v डैश माइनस वी इक्वल टू माइनस डेल्टा v, ये फार्मूला राइट है, ये गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले वॉल्यूम कितना था, अब कितना आया? v डैश। तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होता है? माइनस इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? डेल्टा v। क्योंकि ये घटा हुआ है इसलिए मैंने कौन सा साइन यूज किया है? आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन गलत क्यों है ये भी क्लियर हो गया आपको। आपको ऐसे नहीं यूज करना है, ठीक है? आप यूज करना वी डैश माइनस डेल्टा वी। अब बेटे आ जाओ, नॉर्मल स्ट्रेस कितना था? हमने माना एफ आपने फोर्स अप्लाई किया था, एरिया माना कितना था? ए था। देन एफ बाई ए अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। ओके, आर बी इक्वल टू एफ अपॉन ए माइनस वी अपॉन डेल्टा वी, और v इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन डेल्टा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। ये किसका फॉर्मूला है? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट या डायमेंशन की, देन यू नो दीज आर द पार्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए जो यंग मॉडुलस का एसआई यूनिट है वही एसआई यूनिट किसका होगा? बल्क मॉडुलस का। वही तीसरे वाले का भी होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी।
और जो इसका डायमेंशन है वही यंग मॉडुलस का डायमेंशन है, वही बल्क मॉडुलस का डायमेंशन है, और वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर मॉडुलस का भी वही डायमेंशन रहेगा. देयर इज नो चेंज इन एसआई यूनिट और डायमेंशन बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आई होप समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस. Modulus of rigidity represented by eta. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? eta, eta, eta बनेगा कैसे? जैसे n होता है ना, n को नीचे बढ़ा दो, ये हो जाता है eta. क्या हो जाता है? आइए इसकी बात करते हैं. Modulus of rigidity is defined as the ratio of longitudinal ratio of tangential stress eta, tangential stress to the shearing strain. Modulus of rigidity is defined as the ratio of tangential stress to the shear strain. shear का मतलब होता है मरोड़. shear का अर्थ क्या होता है? समझ में आ गया? जैसे मैंने इसको पकड़ा, इसको मरोड़ दिया. जैसे आपका हाथ पकड़ा, हाथ क्या कर दिया? मरोड़ दिया. मरोड़ में इसका मतलब ही होता है मरोड़. समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको मरोड़ते हैं. सपोज हमने बॉडी ली बेटे, यू आर टचिंग योर बॉडी लाइक दैट दिस. ओके, वी फिक्स द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. हमने इस बॉडी की सरफेस को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. सपोज दिस बॉडी ए बी सी एंड डी. ये क्लोजिंग कर दी इसका. ए बी सी एंड डी. इफ वी अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स, अगर हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं? टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगेगा सरफेस पर? वी आर अप्लाइंग द टेंजेंशियल फोर्स लाइक दैट दिस. हमने इस पर क्या अप्लाई किया? टेंजेंशियल फोर्स. जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पैर फिक्स हो जाए और मेरे सर को आप पकड़ ले, खींचे, तो मेरा क्या हो जाएगा? पैर तो फिक्स है. एक मरोड़ पैदा होगा, शियर पैदा होगा, और हमारी बॉडी आगे को मूव कर जाएगी कुछ इस प्रकार से. यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा? शियर लाइक दैट. जो पोजीशन ए थी अब क्या है? जो बी थी अब क्या है? एक शियरिंग पैदा हो गया बेटे. ए डैश बी डैश सी एंड डी, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड शेयरिंग एंगल. इसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग एंगल. और आप भली भांति जानते हैं, सपोज इसका एरिया ए है, फोर्स एफ है, देन टेंजेंशियल स्ट्रेस इज एफ अपॉन. ओके, नीचे बेटा क्या बनेगा? शेयरिंग स्ट्रेन, दैट वन इज योर थीटा. क्या हो गया? और थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए. थीटा बेटे क्या बनेगा? थीटा इज एंगल. थीटा इज एन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. तो आप क्या लिख सकते हैं? ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए डी. तो क्या बन जाएगा? ए डैश अपॉन ए डी, आर्क अपॉन रेडियस. अब जरा देखो, माना कि आपने यहाँ लेंथ में कितना चेंज आ गया, इसको आप ले लो. माना कि यहाँ आर्क कुछ भी आ गया, इसको आर्क लगा लो. आर्क जो भी आया एंगल कितना आया? माना कि चेंज में लंबाई आ गई, डेल्टा एल आ गई. इसकी लंबाई कितनी है? एल. ये कितना हो गया? डेल्टा एल. तो देखो बेटा वही आ रहा, डेल्टा एल अपॉन एल, या आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन, समझ में आ गया? ओके, इसकी एसआई यूनिट वही रहेगी, सारा कुछ वही है, सारा. हाँ, डायमेंशन भी बेटा क्या रहेगा? वही रहेगा. एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ईटा जो होता है वो यंग मॉडुलस का थर्ड होता है. कितना होता है? ईटा इज 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस. आई होप समझ में आ गया. कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट अगले दिन से करेंगे.